ओम गं गणपतये नमः। श्री सिद्धि विनायक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पंचांग, विविध प्रकार के मुहूर्त, योग, अनुष्ठान इत्यादि के वास्तुशास्त्र के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार आपको ज्ञान करवाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो पंचांग ज्ञान की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें प्रथम वीडियो में सामान्य जानकारी आपको दी गई। द्वितीय भाग में किस तरीके से जातक का नाम और राशि निर्धारण करें, पाया जातक का क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। वीडियो के अंत में आपको एक और जानकारी देंगे। आप पूरा वीडियो देखते रहें और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने से ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलो आए चलते हैं। पंचांग मैंने बताया था तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण। तो तिथियों के बारे में आप सभी को जानकारी है कि तिथियां प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या। आप सबको विदित ही है कि अपना जो वर्ष है वो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, इसलिए पूर्णिमा जब आती है तो उसमें पंचांग में 15 लिखे होते हैं, और जब अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है तो उसमें 30 लिखे होते हैं। इसका कारण है कि हमारा वर्ष संवत्सर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, इसलिए पूर्णिमा में 15 और अमावस्या में 30 लिखे जाते हैं। तो सर्वप्रथम तिथियां, उसके बाद वार 7 होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इनकी तिथियों का मान आगे पंचांग में दिया गया है, आप देख सकते हैं, और घटी पल और घंटा मिनट में भी दिया गया है। इसके बाद नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में आप चरण किस तरीके से, जैसे बच्चे ने जन्म लिया और उसका हमें चरण निकालना है, पाद निकालना है कि किस चरण में, किस पाद में बच्चे का जन्म हुआ है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 वर्ण होते हैं। तो 4 चरण, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, उसके 4 चरण चू, चे, चो, ला अश्विनी, ली, लू, ले, लो भरणी, और ए, उ, ई, ए कृतिका। तो इसमें अश्विनी के, मेष राशि में अश्विनी के 4 और भरणी के 4 और कृतिका का 1 चरण, ये मेष राशि में 9 वर्ण आते हैं। अब आपको किस तरीके से, किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम क्या होगा, आप घर बैठे ही इसको पंचांग देख करके निकाल सकते हैं। तो आपको आइए जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आप पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि 2.5 घड़ी का घंटा होता है, 1 घंटा 2.5 घड़ी, और 1 मिनट 2.5 पल। अब
जिस तरीके से यदि 60 घटी अगर पंचांग में 60 घटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 24 घंटे। तो आपको बताया ही था कि इसमें जो 2.5 का जब हम भाग देंगे तो मतलब 60 घटी में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि 24 दूनी 48 और 24 के आधे 12, तो 48 12 60 हो गए। तो 60 घटी यदि पंचांग में किसी भी नक्षत्र के किसी भी तिथि के आगे 60 घटी लिखे हैं तो मतलब 24 घंटे, दिन रात के 24 घंटे। और इसमें सूर्योदय जोड़ देने पर, सूर्योदय जैसे कि 5:30 बजे हुआ तो इसमें सूर्योदय जोड़ दिया तो 29 घंटे और 30 मिनट हो गए। यदि 6 बजे है तो 24 और 6 30। तो कहने का मतलब है उस जितने घंटे का ये नक्षत्र का मान होगा उसके पाया निकाल उसका चरण निकालने के लिए हमें उसके 4 भाग करने पड़ते हैं। वो गत नक्षत्र से लेकर और जो वर्तमान नक्षत्र चल रहा है उसके कितना योग है, कितना मान है, उसको 4 भाग में विभक्त कर लें और उसको गत नक्षत्र जो समाप्त हुआ जितने बजे वहां से प्रत्येक एक एक चरण को जोड़ते चले जाएं, अपने आप चरण नक्षत्र का निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे गत नक्षत्र है का मान लो 22 घंटे और 15 मिनट है, अर्थात गत नक्षत्र कोई भी नक्षत्र है पंचांग में लिखे रहते हैं, आज कल परसों जब का भी देख लें। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 22 घंटे और 15 मिनट पूरा टोटल मान, मतलब क्या हुआ कि 22 रात्रि में मतलब 10:15 तक इसका अर्थ हो गया। अर्थात रात्रि के 10:15 तक वो नक्षत्र गत नक्षत्र है और उसके आगे वाला नक्षत्र भी 22 घंटे और 15 मिनट है। मतलब आगे वाला नक्षत्र जो वर्तमान चल रहा है उसका भी मान यही है। तो अब क्या करेंगे कि 22 घंटे 15 मिनट को आप 4 भागों में विभक्त कर लें। कैसे करेंगे? तो 22 घंटे का मतलब है कि 4 भागों में करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 घंटा और 2 घंटे के हो गए, मतलब 120 मिनट। उसको 4 से भाग दिया तो 4 तिया 12, तो मतलब 30 मिनट हो गए। तो कहने का मतलब है कि एक प्रथम चरण हो गया का एक चरण हो गया, 5 घंटा 30 मिनट सेकेंड का मतलब एक चरण हो गया। इसी तरीके से पूर्व गत नक्षत्र में ये मान जोड़ देंगे प्रथम चरण का, तो 22 घंटा मतलब 10:15 में इतने जोड़ दिए। तो 10:15 से लेकर के आगे मतलब 22 और 5 2 27 और 30 और 15 45, मतलब 27 माने रात्रि के 3:45 तक जिस बच्चे का जन्म हुआ तो वो इस नक्षत्र के प्रथम चरण में बच्चा का जन्म होगा और उसका नामकरण उसी तरीके से होगा। तो 5 घंटा 30 मिनट और 45 सेकेंड, इस तरीके से आप प्रत्येक चरण को आगे से आगे जोड़ते जाएं और जहां पर आ जाए 22 घंटा 15 मिनट तो लास्ट चरण होगा। इस तरीके से प्रत्येक नक्षत्र का चरण आप निकाल करके और पंचांग में दिए गए नक्षत्रों के चरण के अनुसार उसका सुंदर नाम
लड़का हो तो लड़के का और लड़की हो तो लड़की का नाम रख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रत्येक चरण को, नक्षत्र के चरण को निकाल सकते हैं। अब नक्षत्र का चरण हो गया और इसके बाद क्या निकालेंगे, अब हम राशि, फिर योग, करण और तारीख, और सबसे लास्ट में पंचांग में लिखा रहता है चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि में चल रहा है इसको देख करके आप निर्धारण कर लें कि राशि कौन सी है। उसके सामने लिखा रहता है, तारीख के सामने राशि दी गई है। अब राशि हो गई, उसके बाद नीचे पंचांग के नीचे लगन दी जा रही है। लगन का स्टैंडर्ड टाइम है प्रवेश का। जिस तरीके से लगन लगभग 2 घंटे, कभी 2.25 घंटे की एक लगन होती है, तो उस समय आप स्टैंडर्ड टाइम से आप लगन को आगे निकाल करके कि किस लगन में बच्चे ने जन्म लिया है। अब लगन पाया निकालने के लिए 4 प्रकार का पाया होता है, स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद और लौहपाद। लगन से पाया निकालना सबसे सटीक विधि है। नक्षत्र से यदि पाया निकालते हैं तो उसमें मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है लोगों के। नक्षत्र से कई लोग कहते हैं कि ये इस तरीके से करो, कई विद्वान कहते हैं कि इस तरीके से नक्षत्र से पाया निकालो। तो मतैक्य न होने के कारण लग्न से चंद्रमा जिन जिन स्थानों पर है उससे पाया निकालने के लिए बहुत सरल और सटीक विधि है। जिस तरीके से आपको हम बता दें, एक लग्न चक्र बना करके जिस तरीके से इस चक्र को बनाया, लगन हो गई वृष, अब वृषभ लग्न की ये लगन कुंडली बनी है, उदाहरण है, उदाहरण कुंडली है। अब इसमें प्रथम भाव ये है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट और नवम, दशम, एकादश और द्वादश, 12 भाव होते हैं। संख्या कोई भी लिखी हो इसमें, प्रथम भाव यहीं से गिना जाएगा। अब जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि पहला भाव, छठा भाव और 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो सोने का पाया है। प्रथम भाव और षष्ठ भाव और एकादश भाव, इसमें अगर चंद्रमा है तो सोने का पाया बच्चे का होगा, जो अच्छा नहीं है। दूसरा भाव और 5वां भाव और 9वां भाव, इसमें अगर चंद्रमा होता है तो रजत पाद अर्थात चांदी के पाया बच्चा कहा जाता है, जो अच्छा होता है। तीसरा भाव और 7वां भाव और 10वां भाव, इसमें अगर चंद्रमा है तो वो ताम्रपाद कहलाता है, जिसमें तांबे का पाया सर्वोत्तम उसका बच्चे का होता है, उसका स्वास्थ्य और उसका भाव सब अच्छा होता है। 4, 8, 12वां, चौथा, 8वां, 12वां में यदि चंद्रमा है तो वो लोहपाद कहलाता है। लोहे का पाया जिसको कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, अर्थात सबसे अच्छा है ताम्रपाद, उससे कम रजतपाद, उससे कम लोहपाद और सबसे ज़्यादा खराब है सोने का पाद अर्थात सोने का पाया। तो जिस तरीके से बच्चा तांबे के पाए में अगर जन्म लेता है तो सर्वोत्तम होता है, उसका स्वास्थ्य और पढ़ाई सब अच्छी होती है। ताम्र के पाद में बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और सोने के पाद में, सोने के पाए में बच्चे का स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, इसलिए विद्वानों ने ताम्रपाद और रजतपाद सर्वोत्तम माना गया है। इस तरीके से पाया निकाल लेंगे, इस तरीके से नक्षत्र का चरण निकाल लेंगे और लगन से पाया आप निकाल करके इसको देख सकते हैं। अब आपको एक जानकारी दे दूं जो मैंने बताई थी पूर्व में,
कि त्रिखल जन्म दोष। त्रिखल जन्म दोष क्या है कि 3 पुत्रों के बाद यदि पुत्री का जन्म हो या 3 पुत्रियों के बाद पुत्र का जन्म हो तो त्रिखल जन्म दोष होता है। इसमें जन्मे जातक अगर पुत्र का जन्म हुआ तो पिता के लिए, और यदि पुत्री का जन्म हुआ तो माता के लिए कष्टकारक होता है, हानिकारक होता है। इसी तरीके से एक ही नक्षत्र में यदि पिता पुत्र का जन्म हुआ या माता पुत्री का जन्म हुआ या 2 सहोदर भाइयों का जन्म हुआ तो भी उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा एक व्यक्ति कष्टमय होता है और मृत्यु तुल्य भी कष्ट देखे गए हैं। ये बहुत ही आवश्यक बात है। तो आप अपने देख सकते हैं कि आपका नक्षत्र किसका कौन सा है और आपके पुत्र या पुत्री का नक्षत्र कौन सा है, उसके अनुसार उनकी शांति करा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः।